नाज़रीन आदाब, गुड मॉर्निंग जिन के प्रोग्राम का आज का शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपका मेजबान तबरेज मदनी और मेरा साथ दे रही है मेरी साथी हुमैरा शफी। जी थैंक यू सो मच। आप कैसे हैं? अल्लाह का करम। हुमैरा आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आज की सुबह आपको और हमारे तमाम देखने वालों को बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि अल्लाह ताला का करम है कि आज की सुबह हमें नसीब की है। नाज़रीन मोहतरम, हमें हर वक्त उसका शुक्र अदा करना चाहिए, हर एक बात के लिए, हर एक चीज के लिए जो उसने हमें नवाजी है। एक सांस जो हम लेते हैं उसके लिए भी शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि एक सांस लेने के बाद हमें यह नहीं पता होता कि क्या हमें अगली सांस नसीब होगी या नहीं होगी। तो हमेशा शुक्र में रहा करें, क्योंकि ये अदा हमारे ईश्वर को, हमारे रब को, हमारे रब अल्लाह को पसंद है। तो इसलिए हमेशा शुक्र में रहा करें। नाज़रीन मोहतरम, आज के प्रोग्राम में भी बहुत कुछ है हमेशा की तरह जो हम आपसे साझा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो हम आप तक पहुंचाते हैं, और साथ ही साथ एक खास मेहमान से आपकी मुलाकात भी करवाते हैं। नाज़रीन, रात को आज आपने सुबह महसूस किया होगा कि बारिश जो आज सुबह के टाइम काफी तेज बारिश हुई, हालांकि मौसम थोड़ा सा हमारा बेहतर हो गया था सुबह के टाइम। बिल्कुल, बड़ी मीठी सी नींद आने लग गई थी सुबह उस लेकिन आपको यहाँ आना था। तो इसलिए कमिटमेंट है हमारे नाजरीन के साथ, और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम अपनी कमिटमेंट्स पर खरे उतरें और ठीक 8 बजे आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं आपकी सुबह में कुछ खूबसूरत रंग भरने के लिए। और आज भी वही रंग भरने के लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हुमैरा जी, आज आप जब घर से निकले होंगे तो आपने आसमान में देखा होगा कि पहाड़ों के पास बादल कितने खूबसूरत लग रहे थे, और शायद इसी खूबसूरती की वजह से ही अल्लाह ताला ने हमें जो खूबसूरती बख्शी है, इसी के लिए शायद हम दुनिया भर में मशहूर हैं। और दुनिया भर में जब टेम्परेचर हम देखते हैं पूरे मुल्क में इतना रेज हो जाता है, तो कहीं ना कहीं कश्मीर का जो टेम्परेचर होता है वो काफी खूबसूरत और काफी मॉडरेट रहता है, ताकि यहाँ पर लोग आकर एंजॉय करें। लेकिन ये तभी तक मुमकिन है जब तक हम अपनी इस खूबसूरत सी वादी को खूबसूरत बनाए रखेंगे, इसे बचाए रखेंगे आने वाली नस्लों के लिए। बिल्कुल। हालांकि हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग का असर हम पर भी है, कश्मीर में भी ग्लोबल वार्मिंग का असर रहता है। पहली बार अब कितने सालों के बाद हमने अब की बार देखा जो मरकरी था वो 37 क्रॉस कर गया, 37.4 हमने रिकॉर्ड किया अब की बार, एंड दैट वाज द हाईएस्ट। और इस तरह की गर्मी की हमें आदत नहीं है, लेकिन अब हम देखते हैं कि कश्मीर में भी एसीज का चलन शुरू हो चुका है। यहाँ भी अब एसीज का इस्तेमाल किया जाता है, गाड़ियों में आपको एसी की जरूरत पड़ती है। इसकी वजह हम सब हैं। तो अगर हम सब लोग मिलकर कोशिश करें तो हम अपने मौसम को, अपने यहाँ के एनवायरनमेंट को शायद वापस ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम सबको मिलकर कदम उठाना पड़ेगा, मिलकर काम करना। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, मैं आज भी, आप यकीन माने या ना माने, मैं आज भी जब बारिश सुबह हो रही थी तो सब लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन मेरे को क्या लग रहा था, मैं सोच रहा था जो कचरा सड़कों पर हम फेंक देते हैं, जब ये बारिश के साथ मिलता है तो इसे हम इनर्ट वेस्ट कहते हैं। जो वेट एंड ड्राई का मिक्सचर होता है, तो इनर्ट वेस्ट जो बनता है ये बहुत ही खतरनाक होता है। और यही इनर्ट वेस्ट जो होता है ये हमारे इस माहौल को भी खराब करता है, हमारे वाटर बॉडीज को खराब करता है, हमारी जमीन को पोल्यूट करता है, हर तरह का पोल्यूशन इससे होता है। और जब यही इनर्ट वेस्ट जिस पे पानी गिरा है, इसमें से पानी बहता है, और जब फिर धूप होती है, फिर वही पानी के जो भाप बन के हवा में उड़ते हैं, तो वो हमारा एयर क्वालिटी को खराब कर देता है। तो कुल मिलाकर जो ये सारा कचरा है, अगर हम इसे अलग अलग ना रखें, इसे सेग्रीगेटेड वे में प्रोसेस ना करवाएं, तो ये हमारे लिए दिक्कत है, आने वाली नस्लों के लिए दिक्कत है, हमारी यहाँ जम्मू कश्मीर की मिट्टी के लिए दिक्कत है। क्योंकि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब है कि स्वच्छ भारत जो है वो हर तरफ दिखे, स्वच्छ भारत की झलक जो है हर तरफ नजर आए। लेकिन उसके लिए हम सबको मिलकर, क्योंकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, जब तक
हमारे मुल्क का हर एक बाशिंदा इसमें कंट्रीब्यूट ना करे, हर एक बाशिंदे को कंट्रीब्यूट करना होगा हमारा, तब जाकर हम कर पाएंगे। बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं। कश्मीर अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है और यहाँ पे यकीनन ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन हम सभी को खाली एंजॉय नहीं करना होता है, उसके साथ साथ हमें समझना चाहिए कि हमारी क्या जिम्मेदारी है माहौल के प्रति। हमें कंजर्व करना चाहिए अपने सारे नेचुरल रिसोर्सेज को, जितने भी नेचुरल वेटलैंड्स हमारे यहाँ मौजूद हैं। हम अक्सर अपने बच्चों को ये समझाते हैं कि एकेडमिक्स कितना मायने रखता है उनके लिए, उसके साथ साथ बच्चों को ये तालीम भी देनी चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी नेचुरल वेटलैंड्स है या फिर रिसोर्सेज है उनको कंजर्व करना कितना ज़रूरी है और वो कितना मायने रखता है, इम्पोर्टेंस रखता है हमारे आज के लिए, हमारी जो आने वाली जनरेशन है उन सभी के लिए। आपको पता है बहुत सारी ऐसी यूरोपियन कंट्रीज है जहां पर आर्टिफिशियल वेटलैंड्स क्रिएट किए जाते हैं। सो वी आर ब्लेस्ड, हमारे पास नेचुरल वेटलैंड्स हैं, तो अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें किस तरह से कंजर्व करें और हमें लोगों के प्रति अवेयरनेस भी पैदा करनी चाहिए कि हम प्रोटेक्ट करें। ना कि सिर्फ वेटलैंड्स, लेकिन जो भी हमें अल्लाह ताला ने नियामतों से बख्शा है, हर उस नियामत का हमें ख्याल रखना चाहिए, उसे कंजर्व करना चाहिए, ताकि आने वाली नस्लों को भी पता चले कि इस तरह की चीजें थी। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी गफलतचारी की वजह से, हमारी खुदगर्जी की वजह से आने वाली नस्लों को पता ही ना हो कि यहाँ पर कभी वेटलैंड्स भी हुआ करते थे, या यहाँ पर हमारे पास नेशनल पार्क है। उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे लिए फख्र का मकाम है कि हमारी नेशनल पार्क जो है दाचीगाम, दैट इज अवॉर्डेड एज द बेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज है, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब हम इन चीज़ों को कंजर्व करेंगे, जब हम इनका ख्याल रखेंगे। हम डल लेक को देखते हैं, कभी कभार वहाँ से गुजरता हूँ तो देखता हूँ पानी में प्लास्टिक की बॉटल्स तैर रही हैं, रैपर्स तैर रहे हैं, लेकिन ये सब जो है ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी इस जमीन को कैसे बचाए रखेंगे। जी बिल्कुल, फॉरेस्टर्स के हवाले से भी हम अभी बात कर रहे थे। मुझे याद पड़ता है बचपन में मैं जब जाती थी ना किसी ट्रिप पे, उन दिनों बहुत सारे दरख्त मिलते थे देखने के लिए, लेकिन आजकल उतने ज्यादा दरख्त होते नहीं हैं। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से ऑब्वियसली जो बहुत सारे इश्यूज आजकल हमारे सामने हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग या फिर क्लाइमेट चेंज के हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं, और ऐसे भी कई सारे लोग हैं हमारे समाज में जो कि दिलचस्पी रखते हैं वाइल्ड लाइफ में या कि फॉरेस्ट लाइफ में। और आपने ये जो इंफॉर्मेशन हमारे साथ अभी शेयर की रिगार्डिंग दिस दाचीगाम को जो रिसेंटली रिकॉग्निशन मिला है इंडिया में अमंगेस्ट टॉप रैंक्स, यू नो ऑल द जो भी हमारे यहाँ नेशनल उसमें फर्स्ट नंबर पे हमारा दाचीगाम नेशनल पार्क्स है इंडिया में, एंड इट हैज सिक्योर्ड अबाउट 92.97% अमंगेस्ट ऑल। तो ये हमारे लिए फख्र की बात है, और वहाँ के जो लोग हैं, मैनेजमेंट जो भी उसके साथ वाबस्तगी रखते हैं, उनकी मेहनत का नतीजा है। बिल्कुल सही, इसमें उनकी मेहनत है, पूरे अमले की मेहनत है, पूरे महकमे की मेहनत है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं उनकी भी मेहनत है जो इस दाचीगाम से प्यार करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ एक वो शख्स जो सरकारी नौकरी करता है इस महकमे में, सिर्फ वो अकेला कुछ नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन ना हो। हर चीज में पब्लिक पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, तब जाकर वो जन आंदोलन बनता है, और जब जन आंदोलन बनता है तब जाके चीजें कारगर होती हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कहा कि हम लोग अक्सर बात करते हैं कि ये जो कचरा घरों से निकलता है, हम इसको नॉर्मली क्या करते हैं, उठा के फेंक देते हैं, या म्युनिसिपैलिटी की जो गाड़ी आती है, एसएमसी की हमारे पास श्रीनगर में गाड़ियां आती हैं, डोर टू डोर व्हीकल्स जो कलेक्ट करती हैं, तो हमें चाहिए कि हम उन्हें कचरा अलग अलग सेग्रीगेटेड वे में दें। क्योंकि तो होता क्या हमारा मिक्सअप हो जाता है, मिक्सअप ना हो। अगर आप देखें सेग्रीगेटेड वे में जब हम कचरा निकालते हैं, जो गीला कचरा होता है उसे हम घरों में कंपोस्ट बना सकते हैं, और वो बहुत अच्छा कंपोस्ट होता है जिसको हम घरों में अपने जो हमारे गमले होते हैं, या छोटा मोटा बाग होता है, बगीचा होता है, या छोटा किचन गार्डन आजकल होता है, तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत आराम से बन सकता है, बहुत आसानी से बन सकता है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती। तो ये गीला कचरा जो है इसको घर पे ही रखें और घर में ही इसको कंपोस्ट बना लें। सूखे कचरे को आप जमा करें, महीनों तक आप उसको जमा कर सकते हैं, क्योंकि वो स्मेल नहीं देता। सूखे कचरे से कोई बदबू नहीं आती, बदबू गीले कचरे से आती है। लेकिन जब आपने उसको घर पे ही कंपोस्ट बना दिया तो वो दिक्कत खत्म होगी। उसके बाद जो आपके पास अब सूखा कचरा है उसे आप जमा कर लीजिए, और आप जानकर हैरान होंगे जो ये सूखा कचरा आपको कचरा लगता है, ये एक्चुअली पैसा है। इस सूखे कचरे को जमा करके आप कबाड़ी को बेच दीजिए, वो आपको पैसे दे देगा इसके। इस तरह से हम लोग अपनी इस मिट्टी को बचा पाएंगे, वरना जो हालत अभी है, अल्लाह रहम करे हमारी इस जमीन के लिए, अगर यही हाल हमारा रहा और अगर हम बेदार नहीं हुए तो बहुत जल्दी हम अपनी इस खूबसूरत जमीन को खो देंगे।
इसके लिए हमें थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा, हमें थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ताकि हम आने वाली नस्लों के लिए अपनी ज़मीन को बचा कर रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम जो कचरा उठा के फेंक देते हैं, ये कहीं ना कहीं नालियों में, नालों में, वाटर बॉडीज में आ जाता है, और जिसकी वजह से हमारा पानी खराब हो गया है, और जिसकी वजह से अब बहुत सारे स्प्रिंग्स जो हैं वो सूख गए हैं, ब्लॉक हो गए हैं। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है, मोतबाराना गुजारिश है मेरी आप सबसे, कि काइंडली इस पर थोड़ा सा तवज्जो दें। और जब भी आप घर से निकलते हैं तो घर से एक अपनी पानी की बोतल, रीयूजेबल वाटर बोतल यूज किया करें, उसे उठाएं, उसमें घर से पानी लेके चलें। और आजकल जगह जगह ऑफिसेज में या बाहर आप जब निकलते हैं तो आपको रेस्टोरेंट्स में एक वाटर प्यूरिफायर मिलता है, आप उस वाटर प्यूरिफायर से अपने पानी को, जो अपनी बोतल है, उसको रिफिल कर लीजिए। आपका पैसा भी बचेगा, और साथ ही साथ आप जो कचरा है, सूखा कचरा जो बॉटल्स का निकल रहा है, डिस्पोजेबल सिंगल यूज प्लास्टिक जो निकलता है, वो नहीं निकलेगा, और वो जितना कम निकलेगा उतना हमारे लिए, हमारी ज़मीन के लिए, हमारी नस्लों के लिए वो बहुत फायदेमंद होगा। इसलिए मेरी गुजारिश आप सबसे कि काइंडली इस पर थोड़ा तवज्जो दें। और जो आप पानी पीने की कोशिश करते हैं बाजार से खरीद कर, जो आपको ये लगता है कि मिनरल वाटर है, बहुत साफ पानी है, वो पानी जो है, वो पानी हमारे लिए जहर है एक्चुअली, क्योंकि उसमें नैनो प्लास्टिक्स होते हैं। ये रिसर्च है, ये नैनो प्लास्टिक्स हमारे जिस्म के लिए बहुत खतरनाक है। तो इसलिए कोशिश करें कि इस पानी को अवॉइड करें, और घर से पानी की बोतल लेके चले और उसी का कंजप्शन करें। जी उमर जी, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। जब हम कचरे को अलग अलग से डिकम्पोज करते हैं, उसके बाद बहुत आसानी हो जाती है रिसाइकल होने में भी। चलिए अब फटाफट से नाजरीन आप तक पहुंचाते हैं वेदर अपडेट्स के हवाले से इंफॉर्मेशन। आपको बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री रहने वाला है, कम से कम 18 डिग्री सेल्सियस, और दिन में हल्की सी बारिशें भी हो सकती है। जम्मू के हवाले से आपको बता दें, ज़्यादा से ज़्यादा 31, कम से कम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। शहराओं के हवाले से भी आपको बताना चाहेंगे, आज नेशनल हाईवे 44 पर छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त दी गई है। वहीं मुगल रोड पर भी छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त मिली है। मज़ीद इतलात के लिए दिए गए नंबरात आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर अभी दस्तयाब है, उनसे भी आप राबिता कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा इन अपडेट्स के लिए। हालांकि इन अपडेट्स का हमारे नाज़रीन को इंतजार रहता है, और हम भी कोशिश करते हैं कि फटाफट उन तक अपडेट्स पहुंचाएं। और जब भी आप सफ़र की तैयारी करें इस जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर, तो एक बार ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से बात करके ही इस पर आगे बढ़ें। तो नाज़रीन मोहतरम, वक्त तो चला है आप तक अखबार की सुर्खियां पहुंचाने का, और मेरे हाथ में एक उर्दू रोजनामा है जिसकी सुर्खी कुछ इस तरह से कि आपने देखा बारिश आज भी हुई है, पिछले कुछ दिनों से बारिशें हो रही हैं, और आने वाले कुछ दिनों बारिशों का जो है फोरकास्ट दिया गया है। तो खबर कुछ इस तरह से कि 12 अजला के लिए फ्लड अलर्ट जारी, 25 जुलाई तक कई जगहों पर मूसलाधार बारिशें मुतवक्का। और इसी अखबार से एक और सुर्खी कि पार्लियामेंट इजलास में शिरकत, इंजीनियर रशीद को हिरासती पैरोल मिल गया। जी मेरे पास है अंग्रेजी रोजनामा, इस पे खबर शाया हुई है, अमरनाथ यात्रा क्रॉसेस 3.35 लाख मार्क, एलजी एंड सकीना इत्तू रिविव्स फंक्शनिंग ऑफ क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर। जी मेरे हाथ में अंग्रेजी रोजनामा और इसकी खबर कुछ इस तरह से कि JNK कांग्रेस होल्ड्स प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर डिमांडिंग रेस्टोरेशन ऑफ फुल स्टेटहुड। जी मेरे पास है उर्दू रोजनामा, इस पे खबर शाया हुई है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नुनवान चंदनवाड़ी बेस कैंपों का दौरा किया, यात्रियों, खिदमत फराहम करने वालों, दूसरों के साथ बातचीत की, अकीदतमंदों के लिए खिदमत सहूलियात का जायजा लिया। जी मेरे हाथ में उर्दू रोजनामा और खबर कुछ इस तरह से कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया खसूसी वेब पोर्टल का आगाज, जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी से मुतासिर खानदानों को मदद फराहम करने की पहल। जी अगली सुर्खी अंग्रेजी रोजनामे से, 2 कन्विक्टेड इन एसिड अटैक केस आफ्टर 15 इयर्स। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है, और अगर कभी भी लड़कियों को ऐसा लगा कि कोई इव टीजिंग कर रहा है ऐसा कुछ, तो उन्हें डायरेक्टली एक्शन लेना चाहिए इसके खिलाफ। और कहीं ना कहीं नाजरीन, मैं खासकर बच्चियों से कहना चाहूंगा कि जो इव टीजिंग होती है बहुत छोटी सी चीज लगती है, लेकिन ये छोटी चीज एक बड़े जुर्म को जगह दे सकती है, उसे जन्म दे सकती है। लेकिन कभी भी ये ना सोचे कि कानून वहां तक नहीं पहुंच सकता, मुजरिमों तक नहीं पहुंच सकता। वक्त चाहे कितना भी लग जाए, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, मुजरिम तक आखिर पहुंच ही जाते हैं। खैर, मेरे हाथ में आखिरी अंग्रेजी रोजनामा और इसकी खबर कुछ इस तरह से कि कांग्रेस नेवर रीच्ड अस टू एम्पलीफाई स्टेटहुड डिमांड, CM उमर अब्दुल्ला का ये बयान। और इसी अखबार से एक और खबर कि कश्मीर रशिया केव मिथ डिबंक्ड। जी हाँ, हमने अक्सर सुना था कि कुपवाड़ा में जो बेलारूस की केव्स हैं वो रास्ता है रशिया जाने का, लेकिन फाइनली अब हमारे माहिरीन ने बता दिया कि इस तरह का कुछ नहीं है। लेकिन
वहां पर कॉपर माइनिंग हुआ करती थी किसी ज़माने में। तो कुछ और इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो अखबार में सुर्खियां हैं, पूरी खबर है इस बारे में, तो आप अखबार को देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये मिथ कैसे ब्रेक हुआ। जी मेरे पास है आखिरी उर्दू रोजनामा, इस पे खबर शाया हुई है। पुंछ व राजौरी में सैलाब जैसी सूरत हाल, कई इलाकों में निजी व सरकारी इमलाक और सड़कों को नुकसान। सूरत हाल के पेश नज़र जम्मू खिते के 4 अजला में स्कूल बंद। जी तो बहुत बहुत शुक्रिया हुमैरा। और नाज़रीन मोहतरम, आप जानते हैं कि अखबारात की सुर्खियों के बाद हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे ख़ास मेहमान से। हमने आगाज़ में ही बात की थी कि हम वेटलैंड्स की बात कर रहे थे, हम हमारे यहाँ नेशनल पार्क की बात कर रहे थे दाची गाम की, जिसे अब की बार टॉप जो रैंक मिला है पूरे मुल्क में, और ये बहुत बड़ा एहसास है। और कहीं ना कहीं इसका जो क्रेडिट जाता है वो आज के मेहमान को भी जाता है। जी हाँ, आज हमने स्टूडियो में मधु किया है जनाब परवेज अहमद वानी साहब को, जो डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं और साथ ही साथ इस वक्त वाइल्ड लाइफ वार्डन श्रीनगर की हैसियत से अपनी खिदमत, अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। परवेज साहब का आपका शो में बहुत बहुत इस्तकबाल। शुक्रिया मदनी साहब, शुक्रिया हुमैरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने सबसे पहले तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि ये जो एजाज़ है ये तभी मुमकिन होता है जब आप जैसे डेडिकेटेड ऑफिसर्स ग्राउंड पे काम करते हैं, तब जाके ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। जी मदनी साहब, ये जो है इस एजाज़ के असल हकदार जो है वो आई थिंक यहाँ के लोग हैं जी। यहाँ की लोकल पॉपुलेशन जितनी भी है विच इज़ लिविंग इन एंड अराउंड दाशीगाम नेशनल पार्क स्पेशली। इसमें मीडिया का भी अपना रोल है, इसमें रिसर्च का अपना रोल है, स्टूडेंट्स का अपना रोल है, जी जी, कम्युनिटी का अपना रोल है। और उसके बाद जो है जो हमारा डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है, उन फुट सोल्जर्स जो हमारे हैं और जो काम करने वाले गार्ड्स जो हमारे हैं, उनका इसमें सबसे ज़्यादा रोल है। जी परवेज साहब, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप रहते कहाँ पर है, बचपन कैसा गुजरा आपका, बचपन में क्या सपना देखते थे आप, बड़े होकर क्या बनना चाहते थे, और तालीम के हवाले से भी बताइएगा कि आपने सारी तालीम कश्मीर से ही हासिल की है। जी, मैं असल में रफ़ियाबाद से बिलोंग करता हूँ। रफ़ियाबाद के गांव त्रिगपोरा नाम है उस गांव का। तो मेरी इब्तिदाई तालीम जो है अप टू प्राइमरी जो है, मेरी इब्तिदाई तालीम वहाँ गांव में ही, दूसरे पास वाले गांव में एक प्राइवेट स्कूल हुआ करता था। उसके बाद सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एंड अप टू ग्रेजुएशन जो है मेरी तालीम जो है डिस्ट्रिक्ट बारामूला जो है हेडक्वार्टर जो है वहाँ पे ही हुई है। और उसके बाद जो है ग्रेजुएशन के बाद मैंने पीजी जो है बायोकेमिस्ट्री में किया है इनिशियली, वो कश्मीर यूनिवर्सिटी से किया है। और उसके बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी में पीजी करने के बाद जब मैं बाहर निकला तो देखा कहीं पे कोई जॉब ही नहीं है। तो इन द मीन टाइम इसका नेशनल लेवल वो एग्ज़ाम होता है, वो भी क्वालिफाई करके भी जॉब नहीं है। उस पे हम जरूर आएंगे, लेकिन पहले हमें ये बताइएगा कि घर पर कैसा माहौल था, आपके जो पेरेंट्स थे वो स्ट्रिक्ट थे पढ़ाई को लेकर? ये स्पेशली जो मेरे वालिद साहब हैं जी, बड़े स्ट्रिक्ट हैं। अभी भी है अच्छा। अभी भी गाइड करते रहते हैं, ऑल्दो कि उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड इतना नहीं है, इतने क्वालिफाइड तो नहीं है, लेकिन एजुकेशन जिसको हम बोलेंगे कि रियल माने में जो एक्सपीरियंस से इंसान गेन करता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है आज तक। और वही मेरे रोल मॉडल भी रहे। इनफैक्ट अप टू 12th स्टैंडर्ड, 12th तक मुझे ये नहीं पता चला कि मेरे वालिद साहब जो है, जो ये मुझसे काम ले रहे हैं, तो असल में इन्होंने जो है मैट्रिक तक ही पढ़ाई की है। तो उसके बाद 12th के बाद ही पता चला कि इन्होंने मैट्रिक तक ही पढ़ाई की है जी। तो अकाउंटेबिलिटी इतनी थी कि शाम के टाइम में दिन में क्या किया, स्कूल में क्या किया, उसके बाद करना क्या है, दिन का एहतिसाब लगता था कि दिन में कहाँ पे थे, क्या किया, पढ़ाई क्या की। और इनफैक्ट हमारी नोटबुक लेके हमें पूछते थे, बुक लेके पूछते थे कि हाँ बताओ क्या क्या किया है दिन भर। ऑल्दो कि उनको इंग्लिश उतनी नहीं आती थी,
मतलब हम लेटर ऑन हमें पता चला कि ये उतना पढ़ ही नहीं पाएंगे, मतलब साइंस की बुक है, केमिस्ट्री की बुक है, फिजिक्स की बुक है, लेकिन उनने कभी ये महसूस ही होने नहीं दिया आपको, कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि ये जो केमिस्ट्री है, फिजिक्स जो है, बायोलॉजी जो है, तो उनकी समझ से बाहर है। तो वही मेरे रोल मॉडल रहे हैं और आज भी है। तो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे मुश्किलात भी देखे और उसके अलावा बहुत ज़्यादा मेहनत की है। सारे भाई बहन जितने भी हैं घर में, सब भी मेहनत की है माशाल्लाह, और माशाल्लाह सारे जितने भी सिबलिंग्स है, ऑल हैव अचीव्ड अच्छी new क्वालिफिकेशन heights as far as education is concerned. सारी पोस्ट ग्रेजुएट्स है, मिनिमम क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन है हर एक बच्चे की। जी, बहुत ही खूब। अच्छा, आप कह रहे थे कि आपने एग्जाम नेशनल लेवल का पास करा, आपका पीएचडी भी हो गया था, लेकिन उसके बाद भी आपको नौकरी नहीं मिली, आप नौकरी ढूंढ रहे थे? पीएचडी नहीं किया था, पीजी किया था। पीजी के बाद नेशनल लेवल का नेट का एग्जाम होता है, सीएसआईआर का होता है। उसके बाद जब बाहर निकला, यूनिवर्सिटी से बाहर निकले, तो बाहर जॉब नहीं थी, तो फिर उसके बाद सोचा कि नहीं, बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा फील्ड है कि जिसको विद इन जम्मू एंड कश्मीर चांसेस बहुत कम है जॉब के। तो देन आई डाइवर्टेड टू ज़ूलॉजी एंड डिड माय पीजी इन ज़ूलॉजी एज वेल। पीजी इन ज़ूलॉजी, पीजी इन ज़ूलॉजी, यस, ओके। उसके बाद उसमें भी नेशनल लेवल एग्जाम क्वालिफाई किया, नेट किया, तो विद इन ए स्पैन ऑफ 1-2 years I was appointed as assistant professor in higher education. Great. In the year 2010. तो in the meantime इसमें बीच में मैंने इसके लिए फॉरेस्ट्री सर्विसेज के लिए अप्लाई किया था, तो and in the year 2011 I got appointed as assistant conservator of forests in forest department. अच्छा, आपने अभी बताया कि ये वाला डिपार्टमेंट ज्वाइन करने से पहले आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर भी काम कर चुके हैं, तो आपने उसे क्यों कंटिन्यू नहीं किया? आपने शिफ्ट क्यों किया इसकी तरफ? इट इज वेरी गुड क्वेश्चन कि मतलब वहाँ से यहाँ क्यों आए। जी, असल में जो मुझे क्लास में जो पढ़ाना था, ज़ूलॉजी जो है, ज़ूलॉजी वाइल्ड लाइफ के साथ, फॉर दैट मैटर बायोकेमिस्ट्री एज वेल, ये बिल्कुल लिंक्ड है, साइंटिफिक फील्ड है, और साइंटिफिक फील्ड जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ ज़्यादा लिंक्ड था। चाहे हम प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, फिर ह्यूमन्स की बात करें, तो एक साइड से बायोकेमिस्ट्री ने एक एज दे दिया, और साइमल्टेनियसली ज़ूलॉजी जो है, ज़ूलॉजी ने भी अपना पार्ट प्ले कर दिया। तो मैंने क्या सोचा कि जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, बाकी चीज़ें जो हम पढ़ा रहे हैं, और जो हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ा रहे हैं, कॉलेज लेवल पे पढ़ा रहे हैं, लेकिन खाली पढ़ाने से उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अनलेस एंड अनटिल वी विल एग्जीक्यूट थिंग्स इन द फील्ड, प्ले रोल इन द फील्ड, ग्राउंड पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई कि मैं इस डिपार्टमेंट में आया एज असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स। तो तब जाके फिर ये कहानी जो है शुरू हो गई कि हाउ आई लैंडेड इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। फाइनली आप शायद वही चीज़ की तलाश में थे जो शायद आपको पहले विजन नहीं था कि मुझे कहाँ पहुँचना है, लेकिन फाइनली आपको समझ आ गया। बायोकेमिस्ट्री के बाद ज़ूलॉजी पढ़ने के बाद यू अंडरस्टूड कि मुझे एक्चुअली जाना कहाँ है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो आपकी चाहत थी वो आपको मिल गई। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। पहली पोस्टिंग जो आपकी थी, जब आपने असिस्टेंट की हैसियत से शुरुआत की, असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट की, तो कहाँ रही पहली पोस्टिंग, और कैसे आपने प्लान किया कि अब मुझे ज़मीन पर कुछ करके दिखाना है, और क्या ख्वाब लेकर निकले थे आप? पहली पोस्टिंग से पहले 2 साल की ट्रेनिंग होती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, और वो ऑल इंडिया लेवल पे ट्रेनिंग होती है। तो उसमें सारे स्टेट्स जो है, स्टेट्स के फॉरेस्ट्स है, सारी स्टेट्स की वाइल्ड लाइफ जो है, इवन फॉर दैट मैटर आइलैंड्स जितने हैं हमारे, अंडमान निकोबार आइलैंड है, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी, फिर बाकी स्टेट्स की बायोडाइवर्सिटी क्या है, वहाँ फॉरेस्ट्स को कैसे मैनेज किया जा रहा है, वहाँ वाइल्ड लाइफ को कैसे मैनेज किया जा रहा है। तो इसका एक नेशनल लेवल का एक्सपोजर 2011
से लेके 2014 तक 2 साल ट्रेनिंग रहती है इसमें, और 2 साल की ट्रेनिंग वो MOEF जो है मिनिस्ट्री से होती है। और इसमें नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट्स है, देहरादून में एक इंस्टीट्यूट है, कोयम्बटूर में एक इंस्टीट्यूट है। तो कोयम्बटूर इंस्टीट्यूट से मैंने ट्रेनिंग की 2 साल की, और उसके बाद जो है उसके बाद मेरी जो फर्स्ट पोस्टिंग हुई है ये जनवरी 2014 में हो गई। 11-12 वाला ईयर जो था, 12-13 वाला ईयर जो था वो ट्रेनिंग के साथ ही गुजर गया वहाँ पे। तो फर्स्ट पोस्टिंग वाज एट अनंतनाग। आई वाज अपॉइंटेड एज डिप्टी डायरेक्टर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स। पहला ही असाइनमेंट जो था फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। तो उसके बाद वो 2 साल रही ऑलमोस्ट। उसके बाद सेकंड पोस्टिंग मेरी जो थी वो प्रिंसिपल कश्मीर फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अच्छा। तो यहाँ पे भी मुझे टीचिंग का ही मौका मिला, एक असाइनमेंट मिला, एंड दैट टू फॉर 3 years, 3.5 years। तो वहाँ पे भी फॉरेस्ट्री पढ़ाई 3 साल, और उसके बाद जो है 2018 में मेरी पोस्टिंग हो गई डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर जैलिम वैली फॉरेस्ट डिवीजन बारामूला। एंड आई सर्व्ड माय होम डिस्ट्रिक्ट फॉर 5.5 years। अरे माशाल्लाह, बहुत अच्छा। 5.5 साल मैंने होम डिस्ट्रिक्ट में एज DFO काम किया। एंड आफ्टर दैट इन February 24 I was transferred and posted as wildlife warden Srinagar. Since then I am serving wildlife department in district Srinagar. सर, चूंकि आपने फरमाया कि यू आर इन दिस प्रोफेशन एज पर योर ओन चॉइस, ऐसे भी कई सारे लोग होते हैं जो कि इसको खाली एज अ जॉब लेते हैं, तो कितना जरूरी होता है पैशनेट होना अपने काम के लिए? जी, कोई भी सेक्टर जो भी है, whatever subject you will choose, choose it with interest, with passion। बिल्कुल। अगर आपके काम करने में पैशन नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, तो उसके रिजल्ट्स जो है, उसके रिजल्ट्स मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ इंसान अचीव कर सकता है। बिल्कुल। वो डेडिकेशन और पैशन किसी भी फील्ड के लिए ज़रूरी है। जैसे कि आपका अगर मैस कम्युनिकेशन है किसी का, बिल्कुल, जितने इंटरेस्ट के साथ वो मैस कम्युनिकेशन को प्रमोट करेगा, फिर उसमें काम करेगा, डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स तो आ ही जाएंगे, बेहतर होंगे। कोई डॉक्टर अपॉइंट होता है MBBS करके, MD करके, PG करके, तो अगर उसमें पैशन नहीं होगा और आप ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं उस फील्ड में, कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं सिंपली। तो जब आपके इसमें पैशन भी है, इंटरेस्ट भी है, डेडिकेशन भी है, और डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है लाइफ में। बिल्कुल। बहुत खूब, बहुत खूब। आपने प्रोटेक्शन फोर्स में भी काम कर लिया, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स में भी आपने प्रिंसिपल की हैसियत से भी काम कर लिया, आप DFO की हैसियत से अपने होम टाउन भी चले गए, बारामूला में भी आपने अपने डिस्ट्रिक्ट को भी सर्व करा, और आज आप वाइल्ड लाइफ वार्डन श्रीनगर की हैसियत से काम कर रहे हैं। आप कब से काम कर रहे हैं, और आपके जो अभी करंट पोस्टिंग है, इसमें आपका डोमेन क्या रहता है, कैसे आप सर्व कर रहे हैं? जी, ये जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट जो है जी, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में हर एक पोस्टिंग पे तो नॉर्मली अपने ऑब्जेक्टिव्स अलग होते हैं जी, और वे ऑफ वर्क हाउ टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स इज डिफरेंट। फॉर एग्जांपल, जब मैं DFO बारामूला था तो वहाँ मेरा मैंडेट फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फर्स्ट, और फिर फॉरेस्ट को रिहेबिलिटेट करना। बिल्कुल। फॉरेस्ट की डेंसिटी, ओपन फॉरेस्ट या डिग्रेडेड फॉरेस्ट को मॉडरेट डेंस या वेरी डेंस फॉरेस्ट में कन्वर्ट करना, टू इंक्रीज द ग्रीन कवर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन जनरल एंड बाय डिवीजन इन पर्टिकुलर। ये एक ऑब्जेक्टिव था, ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में यही ऑब्जेक्टिव होता है। तो उसमें जो हम फॉरेस्ट को ट्रीट करते हैं, डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरियाज को ट्रीट करते हैं, तो एज पर साइट स्पेसिफिक प्लांटेशन करनी है, स्पीशी ऐसी सिलेक्ट करनी है कि जो उस साइट को सुटेबल होगी। ऐसा नहीं है कि हम कोई हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है वहाँ हम लो ऑल्टीट्यूड वाले प्लांट्स लगाएंगे जो वहाँ सर्वाइव ना कर, वो सर्वाइव ही नहीं करेंगे। वहाँ अलग मैंडेट था कि वहाँ फॉरेस्ट कवर जो है, ग्रीन कवर जो है, वो डिस्ट्रिक्ट का बढ़ाना था, वो अचीव करना था। एंड इट इज ऑन रिकॉर्ड कि 2021 में जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया से जो रिपोर्ट पब्लिश हो गई,
फिर 2023 में भी पब्लिश होगी। विद इन स्पैन ऑफ 4 years और 5 years बारामूला डिस्ट्रिक्ट का फॉरेस्ट कवर got increased up to 85 स्क्वायर किलोमीटर। जी तो ये इट इज ऑन रिकॉर्ड कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बोल रही है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो वहाँ पे एक अलग मैंडेट था, ग्रीन कवर, फॉरेस्ट कवर बढ़ाना। लेकिन जब आप अब वाइल्ड लाइफ में आ गए, वाइल्ड लाइफ पर आप बताएंगे कि वाइल्ड लाइफ में आपका मैंडेट क्या है, लेकिन उससे पहले नाजरीन हमें रुकना पड़ेगा एक वक्फे के लिए, एक थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पर बात को आगे बढ़ाएंगे, कहीं जाइएगा मत। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। नाजरीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं जनाब परवेज अहमद वानी साहब, हु इज़ वाइल्ड लाइफ वार्डन। सर, अभी हम थोड़ी देर पहले दाशिगाम के हवाले से बात कर रहे थे दैट इट हैज़ अचीव्ड टॉप मोस्ट पहले तो वो डोमेन पर आ जाइएगा। जी जी जी, पहले वो डोमेन का सवाल पूरा कर लीजिएगा जी आप वो रह जाएगा। जी जी, आप अपने जवाब को कंटिन्यू कीजिए। हाँ, जो वाइल्ड लाइफ जो है, वाइल्ड लाइफ में वाइल्ड लाइफ का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टडी which is the flagship species, which all the animals residing inside a protected area. That what is their behavior? जी, उनका behavior क्या है? And what are their feeding grounds? What are their breeding grounds? ये summers में कहाँ रहते हैं, winters में कहाँ रहते हैं, ये खाते क्या है, ये पीते क्या है, बिल्कुल, इनकी साइट्स कहाँ है, वाटर, ये पानी कहाँ से पी रहे हैं। तो जब आपको एनिमल का बिहेवियर पता चलेगा कि इसका बिहेवियर क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो उसके हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हो कि उसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए। ये ऐसा नहीं है कि जैसे कि मैंने अभी बोला कि वहाँ पे एज DFO मैंडेट होता है ग्रीन कवर बढ़ाना, फॉरेस्ट कवर बढ़ाना, तो फिर उसके लिए स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि ये एनिमल्स जो है, इनका बिहेवियर पैटर्न क्या है, फीडिंग कैसे करनी है, ब्रीडिंग, इनके ब्रीडिंग ग्राउंड्स कैसे एनरिच करने हैं, इसका हैबिटेट कैसे एनरिच करना है, और बाकी एसोसिएटेड एस्पेक्ट्स है लाइक ड्रिंकिंग वाटर इनको कहाँ से मिलेगा, इनको साल्ट कहाँ से मिलेगा, इनके लिए बाकी सुविधाएं, फॉर एग्जांपल बर्फबारी होती है तो बर्फबारी में इनको फीड कैसे करोगे, दैट टू इन नेचुरल हैबिटेट, ये कैसे सर्वाइव करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कुछ डिफरेंट है। यहाँ पे हमें वो वाले प्लांट्स नहीं लगाने जो वहाँ हमें यहाँ पे जो प्लांटेशन करनी है एज पर द नीड ऑफ दैट एनिमल। फॉर एग्जांपल हमारा जो यहाँ पे दाशिगाम में जो फ्लैगशिप स्पीशीज है दैट इज होंगुल। हांगुल, बिल्कुल, कश्मीर स्टैग जिसको बोलते हैं। तो इनका फीडिंग ग्राउंड कहाँ है, ये खाते क्या है, ग्रासेस जो है, ग्रास स्पीशीज वो ग्रास फील्ड्स एंट्रिच करने हैं। इसी तरह इनका ब्रीडिंग ग्राउंड जो है उसको एंट्रिच करना है। इसी तरह फ्रूट प्लांट्स लगाने हैं ताकि ये फ्रूट्स खा सकें। जब लीव्स, जब फॉलिएज नहीं होगी तो फ्रूट्स खाएंगे। इसी तरह इस पार्क के अंदर बेयर्स भी है। तो इसकी बायोडाइवर्सिटी जो है कश्मीर में, स्पेशली कश्मीर में ऐसा फॉरेस्ट कहीं पे नहीं है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल पूरे इंडिया के फॉरेस्ट्स तो देख के आया हूँ, लेकिन पूरे इंडिया की बात मैं नहीं करूँगा। यहाँ पे स्पेशली मैं कश्मीर रीजन की बात करूँगा कि कश्मीर में कहीं पे भी ऐसा फॉरेस्ट है ही नहीं जिस ऐसी डाइवर्सिटी नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि डाइवर्सिटी के हिसाब से अगर हम देखेंगे दाशिगाम में we have 17 mammal species. 17 mammal species है इसमें। We have more than 160 bird species. तो bird तब आएगा जब fruit tree आप लगाओगे। It reflects कि fruit diversity जो है वो पार्क में कितनी है।
तो 166 बर्ड स्पीशीज है। बटरफ्लाइज 57 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज। बटरफ्लाई इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन फ्री एरिया। आपको श्रीनगर में कहीं बटरफ्लाई आपको दिखेगी नहीं, बहुत कम नजर आती है। आप दाशिगाम जो ही एंटर करते हो तो बटरफ्लाइज का एनवायरमेंट मिल रहा है आपको, तो विच इज ए क्लियर कट इंडिकेशन की पोल्यूशन फ्री एरिया है। इसी तरह अगर हम बात करेंगे फ्लोरल डाइवर्सिटी की, तो दाशिगाम में जो रिकॉर्डेड है 36 ट्री स्पीशीज है। इसी तरह हमारे पास हर्ब्स है, मेडिसिनल प्लांट्स 87 स्पीशीज ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। तो ये इतनी रिच डाइवर्सिटी जो है, ग्रास स्पीशीज जो है वो अराउंड 9 स्पीशीज है। इतनी सारी डाइवर्सिटी किसी और फॉरेस्ट में कश्मीर में नहीं मिलेगी आपको। जी, आप अभी हांगुल के हवाले से भी बात कर रहे थे। हमारे इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उसकी जो पॉपुलेशन है उसमें और ज्यादा इजाफा हो गया है पहले के मुकाबले में। जी, तो क्या लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं? न सिर्फ हांगुल के लिए बल्कि बाकी जो हमारे वहाँ पर स्पीशीज हैं उनके लिए भी। जी, जैसे कि अभी मैंने फरमाया कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऑफिसर को, एक फील्ड ऑफिसर को पहले स्टडी एरिया को स्टडी तो करना है। स्टडी करने से ही पता चलेगा कि यहाँ पे जितने एनिमल्स हैं किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, और उसी के हिसाब से आपको उस पार्क की, उस प्रोटेक्टेड एरिया की मैनेजमेंट करनी है। अगर आप उससे डिविएट हो रहे हो तो डेफिनेटली आपकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ सकती है। तो पॉपुलेशन जो है इट इज द आउटकम, इट इज द अचीवमेंट। कि आपकी पॉपुलेशन जो थी 2015 में 2015 में इट वाज अराउंड 183। बिल्कुल 183 से 2015 से लेके आज जो है 23 में प्रीवियस सेंसस जो है उसमें 289 थे। अब मार्च 25 में और एक सेंसस हो गई रिसेंट, लेकिन इसका डेटा जो है इसका रिपोर्ट जो है अभी फॉर्मली जो है लॉन्च नहीं हुआ या रिलीज नहीं हुआ है। बट it has increased and it is above 300 yes. above 300 तो 300 से ज्यादा है। तो एक्चुअल फिगर आई कैन नॉट डायवोल्यूश 323 कहीं पर मैंने पढ़ा था ऐसा ही कुछ। आपने पढ़ा होगा कहीं से। लेट रिपोर्ट विल बी पब्लिश्ड एंड यू विल ऑफिशियल रिपोर्ट विल कम एंड यू विल गेट टू नो कि एक्चुअल नंबर क्या है। बट इट इज मोर देन 300। जी, हांगुल के अलावा जैसे हमारे यहाँ पर बियर है या लेपर्ड्स हैं, इसके अलावा क्या क्या स्पीशीज हैं जो आप मेजरली जो है दाशिगाम में हमारे पास 17 जो है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल होंगुल जो है, क्योंकि होंगुल हमारा यूटी एनिमल है जी, तो इस पे ज़्यादा स्ट्रेस है और एंडेमिक है। इट इज फाउंड ओनली इन कश्मीर एंड दैट टू इन दाशिगाम लैंडस्केप, किसी और जगह तो पाया नहीं जा रहा है। तो इसी तरह इसमें कश्मीर मस्क डियर भी है, हाई ऑल्टीट्यूड पे हिमालयन ब्राउन बेयर है, ब्लैक बेयर्स बहुत है, लेपर्ड्स है, लेपर्ड कैट्स है, रेड फॉक्स है, इसी तरह हमारे पास मार्मूट है, बाकी स्पीशीज है जो वाइल्ड में पाए जाते हैं। और इनमें से टोटल जो है 17 स्पीशीज जो है हमारे दाशिगाम एरिया में मैमल स्पीशीज है। मैमल स्पीशीज के अलावा फिर बाकी स्पीशीज भी है जी, मतलब इंसेक्ट्स पे भी काम हो रहा है। इंसेक्ट्स कितने हैं, मोलस्कस कितने हैं, फंजाई कितने हैं। तो ये एक ही इंसान, एक ही ऑफिसर नहीं कर सकता है। तो मैंने इसीलिए पहले बोला कि ये मुबारक जो है ये पूरे अवाम के लिए है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए है, यूनिवर्सिटीज के लिए है जिन्होंने इस पे काम किया, रिसर्च की है। रिसर्च इज एसेंशियल। जैसे कि सुकॉस्ट रिसर्च कर रहा है दाशिगाम में, ये कश्मीर यूनिवर्सिटी रिसर्च कर रही है, उनके बच्चे रिसर्च कर रहे हैं दाशिगाम में जी। और बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं। किसी ने फंजाई पे काम किया है, किसी ने प्लांट स्पीशीज पे काम किया है, किसी ने क्लाइंबर स्पीशीज पे काम किया है, किसी ने ग्रासेस पे काम किया है। पर वैसे 1910 में इसको प्रोटेक्टेड एरिया करार दे दिया गया महाराजा के टाइम पर। तब ये 141 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ था, जो तब का रिकॉर्ड है। 1981 में इसको फिर नेशनल पार्क का दर्जा मिला। उस वक्त के चैलेंजेस और आज के चैलेंजेस में आसमान जमीन का फर्क होगा। दाशिगाम इसका नाम पड़ा है, 10 गांवों को मिलाकर ये बना था।
जी तब की कंडीशन और आज की कंडीशन क्या फर्क लग रहा है आपको? जी, इनिशियल जो था ये है कि देयर वाज ए बफर बिटवीन हैबिटेशन एंड प्रोटेक्टेड एरिया। जी जैसे कि पॉपुलेशन जो थी, पॉपुलेशन रिस्ट्रिक्टेड थी, लोअर एरियाज तक थी। फिर लोगों के जो विलेजर्स हैं, विलेजर्स के अपने एग्रीकल्चर फील्ड्स थे और हॉर्टिकल्चर फील्ड्स, एग्रीकल्चर फील्ड्स, और बहुत सारा लैंड अनअटेंडेड रहता था। मतलब लोगों की प्रॉपर्टी लैंड भी अनअटेंडेड रहती थी, लोग उस पे उतना काम नहीं कर सकते थे, उसको आबाद नहीं कर सकते थे। तो डेफिनेटली देयर वाज ए बफर, हैबिटेशन और प्रोटेक्टेड एरिया के बीच में बफर था, बहुत बफर था। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ गई तब से, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन हो गया, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन से हैबिटेशन जो है अब प्रोटेक्टेड एरियाज के पास में आने लगी है। तो तब पॉपुलेशन का उतना इफेक्ट नहीं था, अमल दखल नहीं था। लेकिन आज के टाइम में जो है, आज के टाइम में पॉपुलेशन का अमल दखल है। तो लेकिन वही चीजें जो है वो पॉपुलेशन को हम कैसे रेगुलेट करेंगे, कैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे। आप देख लीजिए दाशीगाम के लिए या किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया के लिए आपको अगर एंट्री करनी है, अंदर जाना है, तो यू नीड ए पास, यू नीड ए परमिशन। विदाउट परमिशन यू कैन नॉट एंटर। तो बाय वर्च्यू ऑफ लॉ, बाय वर्च्यू ऑफ रूल्स, तो उन रूल्स को जमीन पे, ग्राउंड लेवल पे अपनाना, इम्प्लीमेंट करना, ये एक चैलेंज होता है। सारे लोग दाशीगाम में घुस जाएंगे, इट विल बिकम ए निशाद शालीमार गार्डन, तो ये पिकनिक स्पॉट बन जाएगा। इसलिए इसमें स्टडी करके कि इसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, कितने लोगों को हम अलाउ कर सकते हैं इन ए डे। तो बियॉन्ड दैट अगर हम करेंगे, इफ वी विल अलाउ बियॉन्ड कैरिंग कैपेसिटी, देन इट विल हैव नेगेटिव इफेक्ट्स। बिल्कुल सही। तो आप दाशीगाम के अंदर आइए, आप देख लीजिए कि कहीं पे आपको पॉलिथीन नहीं मिलेगा। तो नोवेयर जो दाशीगाम की स्ट्रीम जो है बिल्कुल क्लीन वाटर है, इवन यू कैन ड्रिंक फ्रॉम इट, डायरेक्टली ड्रिंक फ्रॉम इट, फ्रेश वाटर। और लोग टूरिस्ट्स आते हैं, वो फ्रेश वाटर पीते हैं वहाँ। बहुत ही खूब। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल तभी है जब आप रिस्ट्रिक्शंस लगाओगे, जब आप ग्राउंड लेवल पे आपको प्रोटेक्ट करोगे इस एरिया को। जी सर, हम अभी दाशीगाम के रिकॉग्निशन के हवाले से बात कर रहे थे। हमें बताइएगा इस रैंक को बरकरार रखने के लिए आपकी तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, और क्या कोई टीम विजिट की तब एट द टाइम व्हेन इट हैज रिसीव्ड दैट रिकॉग्निशन, कोई टीम आया था इसको इंस्पेक्ट करने के लिए? किस बेसिस पे, किस बुनियाद पे इसको वो रिकॉग्निशन मिली, और दाशीगाम का क्या रोल बनता है अगर इंडिया में ओवरऑल नेशनल बायोडाइवर्सिटी की बात की जाए तो? जी। और ये जो हमारे में सवाल किया, इसी में थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा कि किन पैरामीटर्स को मद्देनजर रखते हुए हमें इस एजाज से नवाजा गया? जी, ये जो इवैल्यूएशन जो है, ये नेशनल लेवल इवैल्यूएशन होती है, और उसको मॉनिटरिंग इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन बोलते हैं, MEE, मॉनिटरिंग इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन। तो आपकी मैनेजमेंट जो कितनी इफेक्टिव है, तो इसके लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज द प्रीमियर इंस्टीट्यूट इन इंडिया। तो उनको ये असाइनमेंट दिया गया है कि वो सारे नेशनल पार्क, सारी सेंचुरीज की इवैल्यूएशन करते हैं, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस की इवैल्यूएशन करते हैं नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे जब वो इवैल्यूएशन इसकी करते हैं, तो इसमें वो बेसिक 6 फील्ड्स देखते हैं। 6 फील्ड्स में फिर डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, और देयर आर इन एग्रीगेट देयर आर 32 पैरामीटर्स, 32 पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट जो है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में आपका जो प्रोटेक्टेड एरिया है ये वेल डॉक्यूमेंटेड है जी। अगर ये वेल डॉक्यूमेंटेड है तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, इसकी डिमार्केशन कंप्लीट है, इसका लैंड का स्टेटस कंप्लीट है, फुली डॉक्यूमेंटेड है। इसी तरह इसके थ्रेट्स क्या है, इसके चैलेंजेस क्या है, वो कॉन्टेक्स्ट वाला पार्ट है। क्या वहाँ की मैनेजमेंट टीम जो है, क्या उनको पता है कि हमारे प्रोटेक्टेड एरिया को कौन सा थ्रेट है, कौन सी चैलेंजेस है। फिर नंबर 2 पे आ जाता है कि प्लानिंग।
पहला हुआ कि कॉन्टेक्स्ट वायर वी आर राइट नाउ, तो हम किस लेवल पे हैं, हम हमारी मैनेजमेंट किस लेवल पे पहुंच गई है, और हमें चैलेंज जो है, थ्रेट जो है, इनको हम अब एड्रेस कैसे करेंगे, दैट इज प्लानिंग। बिल्कुल। तो सेकंड स्टेज इसका प्लानिंग है। प्लानिंग में हाउ यू विल प्लान टू एड्रेस दोज इश्यूज। फॉर एग्जांपल अगर कोई थ्रेट है, पहले वैल्यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, आपकी जो पार्क है इसका वैल्यू क्या है, बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से क्या वैल्यू है, इकोलॉजिकल वैल्यू इसका क्या है। दाशीगाम इनिशियली जो है, पहले जो दाशीगाम 1910 की जो अभी मदनी साहब बात कर रहे थे, इनिशियली पहले इसको पानी ड्रिंकिंग वाटर के लिए प्रोटेक्ट किया गया। बिल्कुल। तो फिर इसको गेम रिजर्व डिक्लेयर किया गया। तो गेम रिजर्व में उस टाइम महाराजा के टाइम में हंटिंग, रेगुलेटेड हंटिंग वाज अलाउड एट दैट टाइम। तो इसलिए इसको गेम डिपार्टमेंट भी बोलते थे। गेम रिजर्व था ये। उसके बाद जो है गेम रिजर्व के बाद ये बाज़ाब्ता इसको 1978 में जो जे.एंड.के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आ गया, तो उसके बाद इसको 1981 में डिक्लेयर किया गया नेशनल पार्क, और सिंस देन इट इज बीइंग मैनेज्ड बाय वर्च्यू ऑफ, प्रायर टू 2019 इट वाज मैनेज्ड in pursuance to Jammu and Kashmir Wildlife Protection Act 1978. After 2019, then after that, since J&K Wildlife Protection Act 1978 has been scrapped, and after that Indian Wildlife Protection Act 1972 came into being, and अभी भी ये Indian Wildlife Act 1972 के तहत ही मैनेज हो रही है। तो हम बात कर रहे थे कि कॉन्टेक्स्ट, फिर उसके बाद प्लानिंग आ जाती है कि प्लानिंग में आप इसका मैनेजमेंट प्लान बनाएंगे। मैनेजमेंट प्लान नॉर्मली नेशनल पार्क्स के लिए या प्रोटेक्टेड एरियाज के लिए मैनेजमेंट प्लान का जो पीरियड होता है दैट इज 5 years। 5 year पीरियड होता है। 5 year में आप क्या क्या अचीव करना चाहते हो, चैलेंज थ्रेट्स जो है उनको कैसे एड्रेस करोगे, इट इज ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड। And that management plan is to be approved by Chief Wildlife Warden of that state or that UT। उसके लिए वाइल्ड लाइफ बोर्ड होती है, वो मैनेजमेंट प्लान को अप्रूव करती है, और फिर उस मैनेजमेंट प्लान को आपको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करने से पहले योर इनपुट मीन्स कि आपके पास आपको रिक्वायरमेंट क्या है। You need staff, you need mobility, you need regular patrollings, you need besides patrollings you need modern gadgets। जैसे कि अगर हमें सर्विलेंस करनी है तो CCTVs इंस्टॉल होने चाहिए ताकि कहीं से कोई पोचिंग का इंसिडेंट ना हो। तो इट इज ऑन रिकॉर्ड कि दाशीगाम में 2015 से लेके टिल डेट कोई पोचिंग का इंसिडेंट नहीं हुआ है। तो when there is zero poaching, that means मॉनिटरिंग की लेवल इतनी है कि 10 साल में, एक डिकेड में एक भी एनिमल की पोचिंग नहीं हुई है। इसी तरह फिर इनपुट के बाद है आपका आउटपुट। जी। आउटपुट में आपने प्रोडक्ट्स जो है, आपकी प्रोडक्ट्स क्या निकले हैं, किस किस एरिया में आपकी अचीवमेंट आई है, और फाइनली इज द आउटकम। आउटकम आप मेजर कर सकते हो कि जो स्पीशीज है इनकी पॉपुलेशन हेल्थ क्या है, इनका पॉपुलेशन हेल्थ जो है नंबर क्या है, फिर पॉपुलेशन में मेल फीमेल रेशियो क्या है, फिर पॉपुलेशन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इसमें फॉन्स कितने हैं, फीमेल्स कितनी है, मेल्स कितने हैं, मेल फीमेल रेशियो क्या बराबर है। ये पॉपुलेशन जो है इंक्रीजिंग ट्रेंड तो दिखा रही है, लेकिन इसमें फिर ये क्या ग्रोइंग पॉपुलेशन है, तो इनोवेटेड पिरामिड पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए। पिरामिडल जैसे कि हमने इससे पहले बुक्स में भी पढ़ा है कि जो यंगर पॉपुलेशन जो होनी चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए, फिर मिडिल एजड कम होनी चाहिए, फिर ओल्ड एजड कम होनी चाहिए। तो दिस पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो अगर इन्वर्टेड पिरामिड बन गया तो दैट मीन्स कि हमारा जो इफेक्टिवनेस जो है, हमारी जो मैनेजमेंट है दैट इज गोइंग इन रॉन्ग डायरेक्शन। एक तो ये है। दूसरा ये कि आपका जो एरिया है
आपके एरिया में आपकी बायोडाइवर्सिटी जो है, बाकी नंबर्स जो है, आपके जो जितने भी स्पीशीज है उनमें से किसी भी स्पीशी को कहीं पे कोई थ्रेट मत है, कोई भी स्पीशी में डिक्लाइन हो रही है। इसके अलावा जो आपका इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। और इसमें फिर ये भी एक मॉनिटरिंग में ये भी है कि लोगों का क्या रोल है, क्या लोगों का रोल है प्लानिंग में। तो फॉर दैट मैटर आई एम वेरी मच थैंकफुल टू लोकल कम्युनिटीज, क्योंकि उनका हमेशा पॉजिटिव रोल रहता है कि नहीं सर, दाशी गांव में ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ करनी पड़ेगी, हमें ये चीज़ नहीं है, हमें ये प्रॉब्लम हो रही है और हम इसको ऐसे एड्रेस कर सकते हैं। एंड देयर आर सम पीपल इन फ्रॉम श्रीनगर की जो आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्री फीड, आर्टिफिशियल फीड नहीं, सप्लीमेंट्री फीड प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग विंटर्स, तो डोनेट करते हैं। बिल्कुल, मतलब उनको हम कोई ये स्ट्रेस नहीं कर रहे हैं कि यू डोनेट इट, लेकिन उनका एक पैशन है, बिल्कुल वाइल्ड लाइफ की और पैशन है, वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। और इसमें जो है ये मुबारकबादी उनको भी है, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने भी फ्रॉम टाइम टू टाइम इसमें हेल्प किया है डिपार्टमेंट को। सर इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे कि नेशनल पार्क्स के इर्द गिर्द जो भी डेवलपमेंट होती है ना, क्या उससे कोई खतरा पड़ता है जो भी स्पेशीज रहते हैं हमारे नेशनल पार्क के अंदर? और जहाँ तक की बात हुई अवेयरनेस के हवाले से, कितनी अहमियत रखती है, लोगों को हमें अवेयर करना चाहिए ताकि वो भी इन्वॉल्व हो जाए टुवर्ड्स दिस कंजर्वेशन ऑफ नेशनल पार्क्स? जी, जो भी नेशनल पार्क होती है या जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, इसके इर्द गिर्द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में एक डायरेक्शन दी कि जितने भी नेशनल पार्क्स हैं या जितने भी सेंचुरीज है, इसके इर्द गिर्द एक बफर जोन क्रिएट कर दीजिए। उस बफर जोन का नाम है इको सेंसिटिव जोन। एंड फॉर्चुनेटली वी सक्सीडेड इन इट्स डिक्लेरेशन। हमने प्रपोजल भेज के मिनिस्ट्री ने, MOEFCC ने 16 मई 2024 को इस दाशी गांव नेशनल पार्क का इको सेंसिटिव जोन भी डिक्लेयर कर दिया। कि इको सेंसिटिव जोन में कौन सी चीज अलाउड है, कौन सी चीज रेगुलेटेड है, कौन सी एक्टिविटी जो प्रमोटेड है। उसमें बेसिक कुछ एक्टिविटीज जो है ये जो प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल की जो भी प्रोटेक्टेड एरिया है, स्पेशली नेशनल पार्क या सेंचुरी, उसके इर्द गिर्द विद इन 1 किलोमीटर कहीं पे भी कोई माइनिंग नहीं होनी चाहिए। कहीं पे भी कोई माइनिंग नहीं होनी चाहिए, कहीं पे भी कोई नई पोल्यूटिंग इंडस्ट्री एस्टेब्लिश नहीं हो जाएगी, कहीं पे कोई बैंड सा मिल एस्टेब्लिश नहीं हो जाएगा, कहीं पे कोई ब्रिक किलन एस्टेब्लिश नहीं हो जाएगा। ये मोटी मोटी चीजें हैं, मोटी मोटी एक्टिविटीज जो हर एक को पता होनी चाहिए कि नहीं, हम ये एक्टिविटीज जो है ये नहीं कर सकते हैं विद इन 1 किलोमीटर रेंज। तो आफ्टर 1 किलोमीटर जो है, उसके बाद जो इको सेंसिटिव जोन रेंज के बाहर बाकी सारी एक्टिविटीज हो सकती है। लेकिन इस को बफर जोन में खाली वही एक्टिविटीज अलाउड है जो रेगुलेटेड है और परमिटेड एक्टिविटीज है। रेगुलेटेड एक्टिविटीज में आपको अगर फॉर एग्जांपल इको टूरिज्म है, इको टूरिज्म एक रेगुलेटेड एक्टिविटी है और इसको रेगुलेट करने के लिए मॉनिटरिंग कमेटी कंस्टिट्यूट हुई है। मॉनिटरिंग कमेटी इज बीइंग हेडेड बाय वर्दी डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, उसके चेयरपर्सन है, एंड रीजनल वाइल्ड लाइफ वार्डन इज मेंबर सेक्रेटरी, एंड ऑल डिप्टी कमिश्नर गांधरबल, पुलवामा, श्रीनगर, अनंतनाग जो है ये वो इसके मेंबर हैं। फिर DFOs मेंबर हैं, वाइल्ड लाइफ वार्डनर्स मेंबर है। तो अगर कोई भी रेगुलेटेड एक्टिविटी करनी है तो रेगुलेटेड एक्टिविटी को मॉनिटरिंग कमेटी से एक सॉर्ट ऑफ परमिशन लेनी है पहले। तो दिस इज द लेवल ऑफ प्रोटेक्शन कि एक तो प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर तो अपनी प्रोटेक्शन है और उसके अपनी कंजर्वेशन है, तो फिर उसके बाहर वाले एरिया में भी अब रेस्ट्रिक्शंस है
कि वी कैन नॉट गो फॉर मैसिव लैंड चेंज इन लैंड यूज, कि हम एग्रीकल्चर फील्ड्स को मास लेवल पे हम उनको इंफ्रास्ट्रक्चर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह हम हॉर्टिकल्चर को मास लेवल पे कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है, ये रेस्ट्रिक्शंस जो है, ये ऑलरेडी इन प्लेस है। और इसके बाय वर्च्यू ऑफ नोटिफिकेशन, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन आई है 16 मई 2024 को, और इसमें परमिटेड एक्टिविटीज़ है। परमिटेड एक्टिविटीज़ जो है, या जिनको हम बोलते हैं कि वी शुड फैसिलिटेट दोज एक्टिविटीज़, लाइक हमें डेयरी फार्मिंग जो है, एक्वाकल्चर जो है, फिशरीज जो है, एक्वाकल्चर है, बी कीपिंग है, दोज industries which are eco-friendly in nature, purely eco-friendly in nature. We have to promote those so that livelihood of the communities adjacent to these protected areas will not get affected at all. तो वो चीज़ें in place है इस वक्त। प्रोफेसर, दाशीगाम को नेशनल लेवल पे अवार्ड तो मिल गया, वी आर द बेस्ट इन इंडिया, व्हाट नेक्स्ट? इसके बाद क्या अचीव करना रहता है? जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इनफैक्ट जो दाशीगाम जो है, इसका नोटिफाइड एरिया जो है 141 स्क्वायर किलोमीटर है, जो आपने अभी फरमाया कि 141। तो जो हमारा जीआईएस एरिया है, इट इज़ 161 स्क्वायर किलोमीटर, इट इज़ मोर देन 141 स्क्वायर किलोमीटर। क्योंकि उन दिनों जब नोटिफिकेशन होती थी, तो उन दिनों एल्पाइन एरियाज जो है, एल्पाइन एरियाज के को मेजर करने के लिए कोई नहीं ऊपर जाता था। अच्छा, हाँ, ठीक, कोई ऊपर नहीं जाता था, नीचे से बाउंड्री खींची और ये इतना है 141 है। लेकिन इस वक्त हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इस वक्त हमारे पास GIS है, GPS है, तो GIS GPS को काम में लाके इसका एरिया जो है, ऑल्दो बाउंड्री वही है, लेकिन इसका एरिया GIS एरिया है 161 स्क्वायर किलोमीटर। तो आप अभी बात कर रहे थे कि व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट इज ग्रेटर दाशीगाम। अरे माशाल्लाह, दैट्स अमेजिंग। नेक्स्ट इज ग्रेटर दाशीगाम। ग्रेटर दाशीगाम का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा जो ब्रायन निषाद कंजर्वेशन रिजर्व यहाँ से है जी, वहाँ से दारा कंजर्वेशन रिजर्व है जी, दाशीगाम की बाउंड्री पे ही कंजर्वेशन रिजर्व है जी। कंजर्वेशन रिजर्व्स का उतना कंजर्वेटिव स्टेटस नहीं होता है जितना नेशनल पार्क का होता है। नेशनल पार्क का टॉप लेवल पे होता है, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का होता है, और उसके बाद कंजर्वेशन रिजर्व्स का होता है। ग्रेटर दाशीगाम का कॉन्सेप्ट ये है कि आप जितने भी एडजेसेंट कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं, वो इसके साथ मिला के एक ग्रेटर दाशीगाम बन जाए। क्यों? Why that is necessary? That is necessary because these conservation reserves are the corridors of wild animals, especially our hornbill. तो इसका कॉरिडोर जो है, कॉरिडोर बंद नहीं होना चाहिए, वो प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, वो प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। तो जब पूरा लैंडस्केप बचेगा तो हॉर्नबिल बचेगा, बिल्कुल सही है। अगर हम लैंडस्केप को नहीं बचा पाएंगे या इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, तो हम किसी चीज को फिर बचा नहीं पाएंगे, बिल्कुल सही। तो ग्रेटर दाशीगाम इज द कॉन्सेप्ट। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये ग्रेटर दाशीगाम बने, बहुत जल्द बने, इसकी हम दुआ करेंगे। और आपने जो कंट्रीब्यूशन दिया है अभी तक, ये कंट्रीब्यूशन ऐसे ही जारी रहे ताकि हम नेक्स्ट लेवल का जो ख्वाब है उसे भी पूरा करें। आज आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि बहुत सारी बातें हैं जो रह गई, वक्त की कमी की वजह से पता ही नहीं चला वक्त 1 घंटे का कैसे गुजर गया, लेकिन आगे इंशाल्लाह आपको फिर दावत देंगे, आपसे कुछ और बातें जानेंगे और बातों पर रोशनी डलवाएंगे आपसे, ताकि हमारे देखने वालों को पता चले। आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन मोहतरम, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपसे ये जरूर कहना चाहेंगे कि अब हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने दाशीगाम को ग्रेटर दाशीगाम बनाएं। और इस सब में हम जो हैं, मैं हूं, हुमायरा हैं, परवेज साहब हैं, हम सब लोग अपना कंट्रीब्यूशन दें। इसके अलावा जितने भी लोग दाशीगाम के इर्द गिर्द रहते हैं, उन पर जिम्मेवारी थोड़ा ज्यादा है, तो हम सब मिलकर कंट्रीब्यूट करें। और जब हम मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे तो डेफिनेटली ग्रेटर दाशीगाम की जो सपना है ये डेफिनेटली पूरा होगा और बहुत जल्दी पूरा होगा। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। इंशाल्लाह कल सुबह आपसे होगी मुलाकात ठीक 8 बजे। जब तक के लिए दीजिए इसी अपने पद के साथ इजाजत कि आप अपना ख्याल ढेर से रखेंगे, खुश रहेंगे और ग्रेटर दाशीगाम बहुत जल्द बनाएंगे। अल्लाह हाफिज।